नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके वीरेंद्र राठौड़ पर। आज का अपना टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। जैसा कि आपको पता ही है, 151 क्वेश्चनों की ये सीरीज चल रही है, जिसका प्री बोर्ड 20 तारीख को आपका होने वाला है। उसके लिए लगभग मैंने 5 से 6 वीडियो बना दिए हैं, जो कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। और 2 वीडियो और आने वाली हैं, कल और उसके बाद में एक और वीडियो आएगी। तो आप अच्छे से देखें, अच्छे से तैयार करें और अच्छे से अपना पेपर दें। और बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें अपना टारगेट है 100 में से 100 का, वो भी अच्छे से आप अचीव करें। ठीक है, तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और इसी के अंदर दूसरा जो टॉपिक अगला अपना है नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास भारत के संदर्भ में, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर करवा दूंगा। बड़े क्वेश्चन यहाँ से जो बनने वाले हैं उनका एक वीडियो अलग से आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। 3 टॉपिक और बचे हैं, उनका कल एक ही वीडियो के अंदर, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एक ही वीडियो के अंदर कल तीनों टॉपिक के क्वेश्चन दे दूंगा। और उसके बाद में एक वीडियो आएगी जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपके लिए बड़े वाले होंगे, जो आपको याद करने हैं। लगभग कुल मिलाकर आपके लिए 151 क्वेश्चनों का मैंने बोला था, वो करवा दूंगा। ठीक है, तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला क्वेश्चन बॉक्साइट से संबंधित है। तो यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट की जो उत्पादक उड़ीसा के अंदर क्षेत्र कौन से हैं, वो भी पूछा जा सकता है। साथ में आपसे यहाँ से बॉक्साइट से की तरह ही तांबा, मैंगनीज और इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अन्य जो खनिज हैं, अन्य जो पॉइंट्स हैं, उनसे भी ऐसे के ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ से और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि जो आपके मैंगनीज है उसका अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उसका भी ओडिशा ही है। ओडिशा के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक जो स्थान हैं वो भी पूछ सकता है, जैसे बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़। उसी तरीके से ओडिशा के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र तो कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर, कोरापुट, इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा है? तो देखो, नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ से निम्न में से, यहाँ पर एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है और आगे इसका एक क्वेश्चन और भी मिलेगा। तो नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर है आपका सौर ऊर्जा, जैसा कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, आपको ये सब, इन सब के बारे में पता है, जो कि कौन से किसके उदाहरण हैं नवीकरणीय योग्य। अनवीकरणीय कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आप ऐसे समझ ही चुके होंगे। नवीकरणीय का मतलब है जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है और भंडार सीमित नहीं है, जबकि अनवीकरणीय को आप पुनः उत्पादित नहीं कर सकते, वो भंडार सीमित हैं और एक ना एक दिन समाप्त होने की पूरी संभावना उनकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कार्यरत है? तो इसका उत्तर है मणिकरण, और मणिकरण कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला देखो, खनिज संसाधन के वर्गीकरण का आधार क्या है? जैसा कि आपको पता है, खनिजों का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से आप करते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि खनिज है तो खनिज को धात्विक और अधात्विक 2 भागों में बांटते हैं। फिर धात्विक को लोहे और अलोहे 2 भागों में फिर से बांटते हैं। उसी तरीके से अधात्विक को कार्बनिक, अकार्बनिक के रूप में आप या फिर ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिजों के रूप में आप इनको बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से खनिजों का वर्गीकरण भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये किसके आधार पर किया जाता है, ये क्वेश्चन समझने लायक, पढ़ने लायक है, क्योंकि आप कभी पढ़ते नहीं हैं ऐसे क्वेश्चन पर, ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म हैं, उनके आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खनिज पट्टियों के नाम लिखिए। तो जैसा कि आपको पता ही है, खनिज पेटियां या पट्टियां 3 हैं। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, देखो जैसा कि यह भारत है, ठीक है, जैसा कि यह भारत है, तो इसमें एक तो है उत्तर
पूर्वी, ये जो पठारी प्रदेश है उत्तर पूर्वी, ये आ गया। दूसरा दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, ठीक है। एक तो ये उत्तर पूर्व वाला, एक दक्षिण पश्चिम वाला, एक है लास्ट वाला उत्तर पश्चिमी, जो राजस्थान में अधात्विक जो खनिज प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 पेटियां आपको भारत के अंदर ध्यान में रखनी है, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तांबे का मुख्य उपयोग क्या है, यानी कि तांबे को किस उपयोग में लेते हैं। उसी तरीके से बॉक्साइट वगैरह का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तांबे का उपयोग है मुख्य रूप से एक तो विद्युत उपकरण का निर्माण करने में, दूसरा आभूषण में ये मजबूती प्रदान करता है, इसलिए सोने के साथ में भी इसको मिलाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, खनिजों के कुछ ऐसे नाम से भी इसे खनिज ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, और यह है पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के अंदर के भागों के अंदर लाखों वर्षों से दबे हुए जो प्राणी और पादप हैं, उनके जीवों के अवशेषों से प्राप्त जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम, उनको आप क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन के रूप में, जैव ऊर्जा के रूप में इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला कौन कौन से भूगर्भिक कालों में क्रम की सेलों के अंदर पाया जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। भूगर्भ की सेलों के अंदर आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 2 प्रकार के हैं, एक तो गोंडवाना निक्षेप, दूसरा है टर्शियरी निक्षेप। अब यहाँ से क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि ये भारत है, तो गोंडवाना क्रम का कोयला है वो देखो यहाँ तक पाया जाता है आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कुछ दक्षिण के भी भाग इसके अंदर शामिल हैं, आंध्र प्रदेश वगैरह, ठीक है। दूसरा है टर्शियरी कोयला, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर ये टर्शियरी कोयला का निक्षेप पाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, या फिर टर्शियरी कोयला निक्षेप कहाँ पर पाए जाते हैं, दोनों के अलग अलग पूछा जा सकता है। और सर्वाधिक जो आपके गोंडवाना लैंड का कोयला है वो यहाँ पर देखो दामोदर नदी घाटी है, इसमें पाया जाता है, ठीक है। अगला देखो, असम के तेल उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो असम के तेल उत्पादक, साथ में देखो जैसा कि ये भारत है, तो असम देखो खनिज में बार बार मानचित्र पर इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से मानचित्र पूछा जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले से ध्यान में रखना है। असम आपको पता है इस तरफ है, तो असम के अंदर तो हैं डिगबोई, नहरकटिया और मोरान, लेकिन इसके साथ में आपको दोनों तरफ मैंने बताया था कि गुजरात में भी है, असम में भी है। तो गुजरात के कौन से क्षेत्र हैं ये भी ध्यान में रखना है, जैसे अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवागाम, कोसावा, लुनेज, इस प्रकार से कुछ नाम है जो कि आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है मुंबई हाई, जो कि महाराष्ट्र में यहाँ पर पाया जाता है, मुंबई हाई के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये सभी तेल उत्पादक, पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में है किन्हीं 4 नवीकरण योग्य संसाधन, जैसे कि अभी मैंने बताए थे, है ना, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तो नवीकरण योग्य संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में, तो वो भी आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में है देखो नवीकरणीय को आपके अपरंपरागत स्रोत भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, अपरंपरागत स्रोत। तो इन्हीं के अगर नाम आता है अपरंपरागत स्रोत, तो भी आपको यही ध्यान में रखने हैं। आगे देखो, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा परियोजना या परमाणु संयंत्रों, दोनों में से एक आ सकता है, परमाणु संयंत्र या नाभिकीय ऊर्जा के नाम लिखो। तो जैसे कि तारापुर है महाराष्ट्र, या फिर आपसे पूछा जा सकता है तारापुर जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ, किस राज्य में है ना, तो तारापुर महाराष्ट्र, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, कल्पकम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, केगा कर्नाटक और काकरापार गुजरात के अंदर। ये कुछ क्या हैं, नाभिकीय ऊर्जा वाले या परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाले हम। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाभिकीय ऊर्जा किन 2 खनिजों से प्राप्त होती है, इम्पोर्टेंट है ना। तो यूरेनियम
और थोरियम आपको ध्यान में रखनी है, यूरेनियम तथा थोरियम। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है, जिनसे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, आगे देखो, नगर पालिका के कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजना कहाँ संचालित है। ये थोड़ा सा इसी टॉपिक में से है, लेकिन थोड़ा सा हटके था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ये है ओखला, नई दिल्ली। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, बड़े क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। साथ में जैसे कि कोयला है, लोहा है, इससे के पेट्रोलियम है, इन सब के बारे में बेसिक 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 2-2 5-5 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा मानचित्र यहाँ से आएगा, जो कि मैं आगे की क्लासों में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको फिर से आगे जो दूसरा टॉपिक मैंने मेंशन किया था, इसके इतने क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के और क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैंने बताए हैं, साथ साथ में उसी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला अपना टॉपिक है भारत में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो नियोजन से क्या आशय है, नियोजन कौन सी संस्था है वो ये कार्य करती है। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि नियोजन है क्या। तो देश के आर्थिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करके और देश की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार अगर हम सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, तो हम उसे क्या कहेंगे, नियोजन कहेंगे। ठीक है, और ये कार्य कौन सी जो आपके आयोग है या फिर संस्था है वो करती है, तो ये करती है नीति आयोग। नीति आयोग है वो नियोजन का कार्य करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है ब्रटलैंड आयोग का संबंध किससे है। तो सतत पोषणीय विकास से किसका संबंध है, ब्रुटलैंड आयोग का संबंध है सतत पोषणीय विकास से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है सूखा संभावित क्षेत्र। देखो यहाँ से क्वेश्चन सूखा संभावित क्षेत्र का भी पूछा जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र विकास वाला भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये सभी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे यहाँ से। तो सूखा संभावित ब्रटलैंड आयोग का सतत पोषणीय विकास ये हो गया। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भी आपसे साथ में पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है जो आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर सूखा संभावित क्षेत्र चलाया गया था। अब आपसे उद्देश्य अगर पूछा जाए तो सूखा संभावित क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे से प्रभाव से जो उत्पादन कम हो रहा है वहाँ पर उत्पादन के अनेक साधन उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो दो उद्देश्य आपको इसी तरीके से पर्वतीय विकास, भरमौर जनजातीय क्षेत्र आप इम्पोर्टेंट करके ध्यान में ज़रूर रख लेना। कौन सा, भरमौर जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर गद्दी जनजाति पाई जाती है, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है कि गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति में कब शामिल किया गया। तो ये किया गया है 1970 के दशक में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करने चाहिए, लेकिन भरमौर क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी ध्यान में रखनी है। आईटीडीपी क्या है, तो समन्वित जनजातीय विकास परियोजना को संक्षेप में आईटीडीपी कहते हैं। यानी कि आईटीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। और ये लागू कब हुई थी, 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में। सूखा संभावित कब हुई, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम क्या है, तो इसका नाम है राजस्थान नहर। ये तो एक छोटा क्वेश्चन है, इससे अनेक छोटे क्वेश्चन 10 से 15 बन सकते हैं। जैसा कि इंदिरा गांधी नहर है, उसकी संकल्पना किसने दी थी, तो कुंवर सेन बीकानेर रियासत के इंजीनियर थे। दूसरा है कि यहाँ से संकल्पना है वो कब दी गई, 1948 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो 1948 में। तो इस प्रकार से आपको ये 2 चरणों में पूरी हुई थी। तो अनेक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने किस संस्था, यानी कि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित यूएनओ है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने कौन से आयोग का गठन किया था, तो ये है WEDC, यानी कि विश्व पर्यावरण और विकास आयोग। इसकी स्थापना किसने की थी, यूएनओ ने की थी। किसके लिए, पर्यावरणीय मुद्दों से सुलझने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले किन्हीं 4 उपायों को बताइए। तो ये पहला है जल प्रबंधन नीति का
कठोरता से क्रियान्वयन यानी जल प्रबंधन नीति का को अच्छे से लागू करना। वृक्षों की रक्षण मेखला बनाना, जिससे क्या होगा, भूमि अपरदन नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। जल साधनों का फसलों पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि जल साधन उनका आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करे। वनीकरण व चारागाह का विकास करना, वन लगाना, चारागाह भूमि है उनका विकास करना, ये किसके सतत पोषणीय विकास से संबंधित उद्देश्य हैं, तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे यहाँ से मैं फिर से बता रहा हूँ, भरमौर क्षेत्र अच्छे से याद कर लेना, पर्वतीय क्षेत्र विकास, अरावली क्षेत्र के विकास, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं। सूखा संभावित क्वेश्चन क्षेत्र, तो ये जो छोटे छोटे इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, साथ में इन पर 4-4 5-5 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। नियोजन का आपका मैंने बता दिया, 2 प्रकार का होता है। देखो नियोजन फिर से बता रहा हूँ, एक तो खंडीय नियोजन, दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। तो खंडीय नियोजन तो जैसे कि कृषि है, सिंचाई है, एक खंड पर या एक क्षेत्र पर आप बोल सकते हैं, हुआ है। दूसरा है प्रादेशिक, यानी कि किसी प्रदेश पर, जैसे कि आपने आज अभी पढ़े हैं कि सूखा संभावित यानी सूखा क्षेत्र है उन्हीं के ऊपर, तो एक क्षेत्रीय हो गया। तो 2 प्रकार का क्षेत्रीय है, प्रादेशिक, और एक है खंडीय नियोजन, 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ रहे होंगे ऐसी उम्मीद और अपेक्षा करते हैं। आप सभी वीडियो लगातार देख रहे हैं, अच्छे से आनंद ले रहे हैं पढ़ाई का, और अपना जो टारगेट है 100 में से 100 का, वो भी जल्दी ही आप मुझे एहसास करवा देंगे कि आप ये अचीव कर सकते हैं। प्री बोर्ड के अंदर अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो मैं मान लूँगा कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल आपके लिए अगला वीडियो आ जाएगा। थैंक यू।